एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का दूसरा यूनिट। ये छोटा यूनिट है, ठीक है। इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है। लैंगिक विषमता पर ताराबाई शिंदे का एक विचार है, यानी महिलाओं पे ये बनता है। महिला पे सिर्फ महिला से पे जो अत्याचार हुए, नारीवाद पे आप समझ सकते हैं। नारीवाद पे एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, लैंगिक विषमता पर, वो भी ठीक है, वो भी नारीवाद पे। जो भी इस पे क्वेश्चन बने और ताराबाई शिंदे का नाम दिखे, ठीक है, समझ जाओ कि भाई महिलाओं के ऊपर ही लिखना है हमें, ठीक है। ठीक है, उनकी स्थिति, उनका विवाह के नियम जो पहले चले आए हैं ताराबाई शिंदे के उस काल में, ठीक है, जब समय ये छोटी थी तब से जो चले आ रहे हैं, उसमें ही लिखना है महिलाओं के बारे में। उनकी लैंगिक विषमता क्या है, उन पे साथ जो भेदभाव, उनको प्रथाएं क्या चली आ गई हैं, विवाह प्रथा, रीति रिवाज, जो सार्वजनिक जीवन है वो कैसे रहे, महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां रही, क्या मुद्दे रहे हैं, ठीक है ना। और पुरुष और महिलाओं में क्या भेद रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना, सब कुछ आ जाता है। इस पे एक ही क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कराऊंगा। इंट्रोडक्शन देख लो, ताराबाई शिंदे का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है, उसके बाद उस पर लिखना शुरू करो, ठीक। एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत करते हैं हम। इंट्रोडक्शन, ताराबाई शिंदे, ठीक है। ताराबाई शिंदे को की लोकप्रिय साहित्यिक कृति स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, यानी स्त्री पुरुष की एक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, हिंदी में कहेंगे और शॉर्ट में कहेंगे स्त्री पुरुष तुलना, जो 1882 में प्रकाशित हुई। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के दमन के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया। मतलब वो बताया कि जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं के साथ कैसे दमन किए जा रहे हैं, उनके कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके बारे में वो उन कारणों का उल्लेख किया उसमें, अपनी पुस्तक में स्त्री पुरुष तुलना में। उन्होंने उनकी जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, उनमें उल्लेख किया है। उनके लेखन को आधुनिक नागरिक साहित्य की कृति माना जाता है। इसमें उन्होंने पितृसत्ता की अवधारणा और स्त्री जाति में द्वेष की अवधारणा का वर्णन किया है। उनके अनुसार हिंदू जो शास्त्र है, जो हिंदू शास्त्र समाज है में स्त्रियों के दमन का अधीनता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार मानती है। वो कहती है कि जो हिंदू कल्चर है, जो हिंदू शास्त्र हैं, वो स्त्रियों को दमन का ही कारण मानती है कि उनके द्वारा ही स्त्रियों का दमन किया जा रहा है, उनके नियम जो कानून बनाए गए उनके द्वारा ही दमन किया जा रहा है, ठीक है। ताराबाई शिंदे का जन्म मराठा परिवार में वर्ष 1850 में बुल्ढाणा विराट प्रांत महाराष्ट्र भारत में हुआ था, ठीक। उनकी मृत्यु 1910 में हुई थी। उन्होंने कभी भी कोई औपनिवेशिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने लेखन का कार्य में भारतीय समाज में महिलाओं के दमन के सभी कारण पर जोर डाला। उनकी कृति में महाराष्ट्र जो समाज में पुरुष और स्त्री की रचना के साथ साथ विवाह संस्था, रीति रिवाज में अनेक संस्थाओं की जांच की गई। यह लेख ताराबाई ने एक विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा जब एक ब्राह्मण स्त्री गर्भवती हो गई और उसे हत्या के लिए, उसके जो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद, ब्राह्मण मतलब जो स्त्री थी वो प्रेग्नेंट होने के बाद वो क्या हुई, उसके आजन्म उसका पति मर जाता है और आजन्मे बच्चे को मारने की बात कहते हैं और पकड़ कर उसे मार दिया जाता है, गिरफ्तार करके उस स्त्री को, ठीक है। वो जिंदा रहना चाहती है। इस घटना ने क्या किया, ताराबाई शिंदे का एकदम अंदर से झकझोर दिया कि ये कैसा अत्याचार है। अगर उसका पति मर गया है तो महिला को जीने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा क्या होता था कि सती प्रथा होती थी, तो जिंदा आदमी खत्म, ठीक है, पुरुष खत्म हो जाता था तो लकड़ी पे आराम से उसे चिता के साथ ही जला देते थे। तो इन सब बातों का जो प्रभाव ताराबाई शिंदे के जो दिमाग पे पड़ा वो बहुत गहरी तरह उसके मन में झंझोर दिया पूरी तरह, ये सारी घटना ने। उन्होंने लिखना शुरू किया स्त्रियों की स्थिति पे, ठीक है ना। अपने लेख द्वारा पुरुषों की कटु आलोचना की और उनकी उसे सोच पर भी कटाक्ष किया जो महिलाओं की अधीनस्था और दमनकारी स्थिति को न्याय संगत ठहराती है, ठीक है। मतलब उन्होंने पुरुषों की आलोचना करना शुरू कर दी और ऐसी सोचों और नियमों का भी आलोचना की जो महिलाओं की अधीनस्थ दमनकारी स्थिति को न्याय संगत बनाती है, कि ये न्याय है, इनके साथ यही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे जो सोच, जो नियम चले आ रहे हैं उनका उन्होंने खंडन किया। बोला कि ये तो गलत है ना, स्त्री के साथ हो रहा है। उन्होंने पुरुष एवं स्त्री के बीच विषमताओं पर प्रकाश डाला, ठीक। औपनिवेशिक भारत में महिलाओं के क्या मुद्दे रहे हैं,
या तो ऐसे पूछेगा या महिलाओं की स्थिति पूछेगा। महिला पे कोई भी ताराबाई शिंदे के उस पे आ गया तो आप प्लीज़ यही आंसर लिख देना, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे ने समग्र रूप से महिलाओं की प्रति समाज की दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि भगवान ने इस अविश्वसनीय ब्रह्मांड में की रचना की है और उन्हें इस पुरुष और स्त्री दोनों का निर्माण किया है समान रूप से। तो ये भेदभाव किस बात का कर रहे हो नीचे, ठीक है ना। जो भगवान है, जो ब्रह्मांड है, उसकी जो रचना की है एकदम इतनी खूबसूरत से स्त्री पुरुष बनाए हैं उन्होंने, एक समान रूप से बनाए हैं, ठीक है। तो लेकिन आप धरती पे ये किस तरह का वो आप भेदभाव करना क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। लेकिन सभी कष्ट सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों होता है, पुरुष को भी तो कष्ट होना चाहिए। ये ताराबाई शिंदे आगे कहती है कि विधवा और विवाहित स्त्रियों को कई बार अपने अतीत के बुरे कर्मों की व्याख्या देकर परिवार के लिए दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। यानी कभी मान लो लड़की से कोई गलती हो जाती, स्त्रियों से कोई गलती हो गई, छोटी मोटी बड़ी कोई भी गलती एक बार हो गई, तो क्या कहते थे कि अब उसके बाद भी अगर कोई गलती होती थी तो ना, तो ये कहते थे कि भाई ये स्त्री, ये दुर्भाग्य है, ये बेकार स्त्री है उसके, ठीक है, इसके साथ मतलब इसकी वजह से ये बुरे काम हो रहे हैं हमारे साथ। ये स्त्री पे लाछन लगा देते थे, ठीक ना, इल्ज़ाम लगा देते थे कि भाई इसके कारण से ही बुरे काम हो रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। और वो कहते थे हमारी परिवार के लिए बदकिस्मत है, इसकी किस्मत हमारे लिए ठीक नहीं है, जब से आई है इससे हमारे घर में क्लेश हो रहा है, बुरा बुरा काम हो रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें स्त्रियों के साथ होती थी। ताराबाई शिंदे के अनुसार पुरुष दो कारणों से शक्तिशाली, अपने आप को पावरफुल बना बताते थे। सार्वजनिक क्षेत्र में धन अर्जन अथवा निहित संपत्ति में अधिकार का के द्वारा वो अपने आप को पावरफुल मानते थे, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज में उनके पुरुष प्रतिष्ठा के बल पर जो उन्हें अतिरिक्त विशेषाधिकार प्राप्त करके स्त्रियों को समस्त जीवन के लिए उन पर निर्भर बना देती थी। यानी पितृसत्तात्मक जो समाज था, यानी जो पुरुष ही प्रधान रहेगा, इसमें स्त्रियों की कोई रोल नहीं होती थी, उस प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में, ठीक है, जहाँ सिर्फ पुरुषों का ही शासन होता, तो वो उसमें महिलाओं पर अत्याचार करके अपने वश में रखते थे, ठीक है, अपने से नीचे उसमें कि ये हमारे कंट्रोल में ही रहे, इसलिए वो अपने आप को शक्तिशाली समझते थे। ताराबाई शिंदे ने समाज में पुरुष स्त्री के वर्गीकरण के लिए सात लिख गया, ये 7 कारण बताए, 7, ठीक है, 7 कारण ऐसे बताए हैं जो स्त्री पुरुष का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहले कारण में वो कहती हैं कि पुरुषों ने स्वयं ही इस वर्गीकरण का ये सोच विकास किया है, मतलब ऐसी सोच विकसित की है पुरुष ने खुद ही अपने में कि तुम यानी कि पुरुष स्त्री से अधिक शक्तिशाली हो। यह उनकी सोच में ही निहित है, मतलब वो पहले ही पुरुष सोच लेता है मैं इससे बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो इसको मारूंगा, पीटूंगा, जीत जाऊंगा, ठीक है ना, ये कर क्या लेगी। पुरुषों का मानना है कि स्त्री कमजोर होती है तथा वह कार्य करने के सक्षम नहीं होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। स्त्रियों को घरेलू कामों इत्यादि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है और वह पुरुषों से अधिक परिश्रम करती हैं। मतलब कहने का मतलब है ये सोच जो है पुरुषों की वो बहुत ही खराब है। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बलवान हूँ जी, मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषों का मानना है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, वह कार्य करने के सक्षम नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है। स्त्रियों को घरेलू कामों इत्यादि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है, वह पुरुषों से अधिक परिश्रम करती हैं। खेतों में काम करेंगी पूरे के पूरे दिन, ठीक है ना, घर की बच्चों की देखभाल, घर के काम, बर्तन धोना, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पूरे के पूरे दिन परिश्रम करती रहती, लेकिन उसका परिश्रम का क्या कोई नहीं देखता। और पुरुष कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, हैं, तुमने किया क्या, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पूरे दिन स्त्री घर की व्यवस्था बनाने में लगी रहती है। आजकल के जो मतलब प्राचीन समय में जो पुरुष होते थे वो ये कहते थे कि हम तो ड्यूटी करके आ रहे हैं जी और तुमने घर में रहना है, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। तो आप मानते हैं कि बाहर ड्यूटी करके आ रहा हूँ, आर्थिक सहायता ला रहे, तो घर में भी तो बहुत सारा काम है। तो आगे है वो दूसरा कारण देती हैं, वह महिलाओं के चरित्र के बारे में बताती हैं, चरित्र के बारे में महिलाओं के, समाज में महिलाओं के चरित्रों के आधार पर किस प्रकार आंका जाता है। वह कहती हैं कि ये सर्व विवादित है
कि महिलाओं में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, परंतु वास्तविक यह है कि इसमें शिक्षा का अभाव है, यानी एजुकेशन नहीं दोगे तो एक मानसिकता कैसे विकसित होगी। ठीक है, पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही होगा, ये लड़कियों को मत पढ़ाओ, शिक्षा मत दो उन्हें। ठीक है, तो उनकी मानसिकता कैसे विकसित होगी। ठीक है, वही कह रही है कि ये सर्व विवादित है कि महिलाओं ने अनेक प्रकार की त्रुटियां, परंतु वास्तविक क्या है कि उनमें शिक्षा का अभाव है, पढ़े ही लिखी नहीं है, जिस कारण में किसी भी तर्कहीन विचार की विश्वास करके अपनी सीमाओं से बाहर हो जाती है, मतलब ऐसे बेफालतू झगड़ा वगड़ा करके बाहर हो जाती है। हालांकि बाद में उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि किसी दूसरे का भाग्य चुराने के लिए भी षड्यंत्र और जालसाई में पुरुष शामिल होते हैं, वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब ऐसे है कि पुरुष ऐसे ही मानसिक मतलब पढ़े लिखे होते हैं, स्त्रियों के दिमाग घुमा देते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य करवा देते हैं, ऐसी चीज़ें वो रखते हैं कि स्त्री उनके वश में रहे, उनके खिलाफ ना जाए। तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए कहती हैं कि तुम पुरुष महिलाओं को वह भागीदारी के रूप में प्रस्तुत करते हो, तुम समझते हो कि तुम लोग बेहतर हो, क्या ये सही ऐसा होगा। मतलब जो पुरुष है वो समझता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ और मेरे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यदि तुलना की जाए तो परिणाम के अनुसार तुम्हारा वह भिचारिकता का पलड़ा 150 गुना अधिक भारी होगा, यानी महिलाओं का अधिक भारी होगा पलड़ा। ठीक है ना, उनकी उम्मीदें, उनके कार्य का वर्णन, लेकिन वो उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो नहीं देखी जाती है। समाज यह समझता है कि महिलाओं में बौद्धिक क्षमता का अभाव है। जो प्रतीकात्मक समाज रहा है वो ये समझता है कि जो महिलाएं हैं वो बौद्धिक क्षमता का अभाव है उनमें। वह कहती हैं कि महिलाएं विवेकशील होती हैं। ठीक है, ताराबाई सिंधे कहती कि महिलाएं एक कोमल की तरह विवेक होती हैं, विवेकशील होती हैं। वह विवेक चलता क्या केवल उनके हाथों में दिखाई देती है। महिलाओं की इस तरह अवहेलना की जाती है, अवहेला लिख गया, अवहेलना 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 की जाती है कि जिस प्रकार का तालाब में मादा भैंस का होता है, यानी वो कहते हैं ना कि गई गई भैंस पानी में, उसी तरह से पहले उसमें ऐसे टोंड मारते थे। ठीक है, मतलब अवहेलना करते थे कि इसमें बुद्धि नहीं है और सीधा अपना काम ये दूसरे काम करे जा रही है। उसी तरह उदाहरण क्या बोलते हैं, ताराबाई सिंधे कहती हैं कि गईल भैंस पानी में, ऐसे मतलब उदाहरण देती हैं। वह पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है तो क्या इसका अर्थ है कि ईश्वर ने उन्हें कोई बुद्धिमत्ता प्रदान नहीं की है। मतलब वो कहती हैं ताराबाई सिंधे कि अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या उसमें दिमाग नहीं है। अगर आप सही समय पे सही चीज़ें बताओगे तो वो तो वैसे ही करेगी ना। ये मूर्ख हो सकती है पर फिर भी तुम्हें कई गुना बेहतर है। यानी उस ताराबाई सिंधे कहती है कि महिलाएं मूर्ख हो सकती हैं, तुम्हारे हिसाब से महिलाएं मूर्ख हो सकती है, लेकिन तुमसे बेहतर है वो। क्यों? क्योंकि तुमसे ज़्यादा परिश्रम कर रही हैं। ताराबाई सिंधे कहती हैं कि दुनिया के सभी कलंकित कामों के लिए स्त्रियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब कहने का ताराबाई सिंधे कहती हैं कि जो दुनिया में सभी कलंकित कार्य हैं, मतलब कार्य हो जाते हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन? महिलाएं सीधा ठहराई जाती है। वास्तव में बिल्कुल विपरीत सोच है। जब भी किसी महिला से कोई गलती होती है तो उसे उसका गुनाह समझ लिया जाता है कि इसने जानबूझ के महिला ने किया है गलती। बहुत से परिवार अपनी नन्ही मुन्नी खेलता 10-12 साल की बच्ची का विवाह 80-90 साल के धनवान वृद्ध व्यक्ति के साथ ये सोच कर देते हैं कि बदले में उसे अपार धन या पूंजी मिलेगी, लेकिन ये गलत है। जब वे उस बूढ़े आदमी का नज़र उठा के देखते हैं, वो ये तो सोचते हैं कि ये बंदा कुछ सालों में मर जाएगा तो क्या हो गया, मर जाएगा मर जाएगा, मरने के बाद मेरी लड़की के पास कम से कम धन और संपत्ति तो आ जाएगी। ऐसे तर्क देकर वह बेशर्म से उस लड़की से शहर के पास बकरी की तरह फेंक दे, मतलब एक शेर के पास बकरी की तरह फेंक देते हैं कि चल है मर जाएगा, शेर मर जाएगी, बकरी मर जाएगी, मर जाइए, कम से कम हो तो गया, छुटकारा तो मिल गया इस महिला जात से। ऐसी बात करते हैं। कुछ माता पिता अपनी बेटी का विवाह किसी विवाहित पुरुष के दूसरी पत्नी के रूप में भी कर देते हैं। मतलब कोई धनवान व्यक्ति है तो किसी के ढेर सारी लड़कियां हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे ब्याह है, ब्याह दो, डबल डबल ब्याह करा दो, इनकी शादी करवा दो। ठीक है, ताराबाई ने अपनी बेटियों को दूसरे लोगों से विवाह करने की प्रथा पर सवाल उठाया। वह स्पष्ट करती हैं कि अगर किसी व्यक्ति की
की गई सारी बेटियां हैं, तो मतलब किसी व्यक्ति को बहुत सारी बेटियां हैं, तो वो किसी के साथ भी उनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है कि इससे छुटकारा मिले इस मुसीबत से। ठीक है। ताराबाई शिंदे कहती हैं कि पुरुष अपने मतलब के लिए तथा अपने लिए साधु का वेश, शराब पीकर सड़क पर झगड़ा करना, फकीरा, हरिदास, ब्रह्मचारी, साधु, दुर्धारी, गिरिपुरी, मतलब भरी में कुछ भी बन जाते हैं, अपनी किस्मत तरक्की के लिए जीवन त्याग देते हैं, कि संसार से त्याग देते हैं। लेकिन अगर ये सभी अगर महिलाएं शुरू कर देना, ठीक है, अगर ऐसा कोई महिला कर दे तो अत्याचार ही शुरू हो जाता है उस पर। ठीक है, अगर वो सन्यासी मिले, पढ़ना चाहे, ठीक है ना, झगड़ा वगड़ा करना चाहे, उस पर अत्याचार शुरू। समाज से बाहर करने के नियम बना दिए गए कि भाई ये महिला को ऐसी है, खराब है, इसको बाहर कर दो, हमारे समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्त्री अपनी स्वतंत्र से जीवन निर्वाह नहीं कर सकती। 7वां पॉइंट है, पुरुष के आसपास जो भी अलंककारी घटनाएं होती हैं, अमंगलकारी घटनाएं होती हैं, पुरुष मान लो खड़ा है या कुछ हो रहा है घर में, ये अगर कोई अमंगलकारी घटना होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई जिम्मेदार स्त्री हो जाएगी, ठहरा दिया जाएगा। पुरुष केवल ही ऐसा है जो दोष रहित है, मतलब ताराबाई शिंदे कहती हैं कि पुरुष ऐसा है जिसमें कोई दोष ही नहीं है। समाज तो यही कहता है कि इसमें तो कोई पुरुष है, इसका मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। स्त्री ही सिर्फ कलंकारी कामों के लिए, मतलब अमंगलकारी के लिए दोष ठहराया जाए, तब पुरुष भी तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये अमंगलकारी हो रहा है, कार्य हो रहा है। तुम अपने लिए कोई भी धर्म भी छोड़ सकते हो, अपना कोई भी काम चुन सकते हो, जैसे शराब पियो, सड़क पर लुढ़क सकते हो, गोल गोल घूम सकते हो, तमाशा दिखा सकते हो, जुआ खेल सकते हो, गांजा, करतूस, हुक्का सब पी सकते हो, हर प्रकार की चीज़ें का काम कर सकते हो। और यहाँ तक कि जो पुरुष कुछ स्त्रियों के अलावा होने के हवाला देते हैं, विश्व उन महिलाओं को आवारा बनाने का बाध्य करते हैं। तुम पुरुष तुम्हारी महिलाओं को पाने की कोशिश करते हो। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर ऐसे महिलाएं करें तो उन्हें आवारा कहोगे, मतलब ये आवारा एक तरह से बहुत बेकार शब्द होता है, लेकिन अब इस बुक में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। ठीक, आवारा कहते हो, ठीक है, बेकार हो तुम, ऐसा ताराबाई शिंदे कहती हैं कि अगर ये स्त्रियां ऐसा कुछ कर दें, शराब पिए, दारू पिए, ऐसा करें, तो तुम्हें उन पे अत्याचार करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तुम उन्हें अमारा घोषित कर दोगे। ठीक है, ये बहुत बदतमीज हो गई हैं, ऐसे कहना शुरू कर दोगे। ठीक है, तुम पुरुष क्या करोगे कि दूसरों की महिलाओं को देखकर एकदम आकर्षित होते हो, उसको पाने की कोशिश करते हो, दूसरी महिलाओं को, अपनी महिलाओं में तुम्हें बेकार लगती हैं। ठीक है, ताराबाई शिंदे कहती हैं कि जगत में महिलाएं ना केवल कठोर परिश्रम, ठीक है, कठिनाइयाँ, सुख, भूख प्यास से जूझ रही है, बल्कि शोषण और पीड़न का भी शिकार। शिंदे आगे कहती है कि लड़की का माता पिता अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े स्नेह से करते हैं, बड़े प्यार से। जब छोटी बच्ची होती है तो बड़े प्यार से खिलाना पिलाना, लालन पोषण करते हैं उसकी। छोटी से ही उम्र से ही उसके पति के घर परिवार को अपने आप में सीख देने लगता है। मतलब कहने का मतलब है, ताराबाई शिंदे कहती हैं कि इतने प्यार से पालने के बावजूद भी उसके दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है कि बेटा कल तुझे पराए घर जाना है। ठीक है, अपने पति की सेवा करनी है, पति के जो बोलेगा वो करना है। ये मानसिकता बेटी को बचपन से ही डाल दी जाती है। ये नहीं बताएंगे कि बेटा तुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, ये कभी नहीं मानसिकता रखेंगे। वो कहती हैं कि ऐसी मानसिकता रखेंगे कि लड़की बस चार दीवारी में घिरी ही रह जाए। ताराबाई शिंदे आगे कहती हैं कि सामाजिक मापदंडों और आरोपित प्रतिबंधों ने सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की गतिविधियों को सीमित कर दिया है। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा गया है, लेकिन पुरुष स्वयं बाहर निकलकर अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करने लग जाते हैं। जैसे कि और महोदय श्रीमान कैसे हो जी, ऐसे महान अंतम को बढ़ावा का आकर्षित होते हैं कि भाई बड़ी हमारी इज्जत है। अगर ऐसी इज्जत स्त्रियों को दिया जाए तो समाज बहुत तेजी से उन्नति करेगा। पुरुषों, परिवार और समुदायों स्त्रियों को अपनी जय जाट लिख गया, ये जयजात है, जयजात समझकर, ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टी समझकर उन्हें संरक्षित रखने और निजी दायरे तक सीमित रखना चाहते हैं, तथा पिता, पति या पुत्र के द्वारा उस पर नियंत्रण रखा जाता है, नज़र रखी जाती है। ठीक है, यही सभी मापदंड स्त्रियों को अस्तित्व को मिटा रहा है। जो जो नियम कानून बनाए गए, ये सभी
मिटा रहा है स्त्रियों को धीरे धीरे। निष्कर्ष के रूप में आप लिखोगे, अपने साहित्य में ताराबाई शिंदे ने वास्तविक जगत के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिसमें विवाह, विधवा विवाह, पर्दा, सती प्रथा, पर्दा प्रतिष्ठा, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यक्तिगत गतिशीलता, घरेलू राजनीति में प्रतिदिन के वैवाहिक और पारिवारिक संवादों को उठाते हुए मुद्दे शामिल थे। उन्हें स्त्री और पुरुष अत्याचारों के बारे में कई मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, ठीक है, समझाया भी है और बताया है कि अगर स्त्रियों को सही समय पे शिक्षित किया जाए तो समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा। ऐसे कर्म कांडों को खंडन कर देना चाहिए, ऐसे नियमों को छोड़ देना चाहिए जो स्त्री पुरुष में भेद बताते हो और पुरुष को सर्वोच्च बताते हो और स्त्री को कहीं का नहीं रखते, ठीक है, चार दीवारी में घेर के रखते हैं। स्त्रियों को स्वतंत्रता की बात करती हैं, समाज में सम्मान इज्जत की बात करती हैं, समान वर्ग की बात करती हैं, ठीक है ना, इत्यादि की बात करती हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है स्त्री के ऊपर। अगर स्त्री महिला के ऊपर कोई भी ताराबाई शिंदे पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप यही आंसर लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली यूनिट में मिलते हैं।